हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में और आइए देखते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। तो नगद रहित लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भाग्यशाली ग्राहक योजना के साथ साथ डिजी धन व्यापार योजना की भी घोषणा की। इन दोनों योजनाओं पर सरकार करीबन 340 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं दोनों योजनाओं की 14 अप्रैल को दोबारा समीक्षा भी की जाएगी। इसे आगे कैसे और आकर्षक बनाया जाए, इस पर भी बात होगी। तो आज का हमारा मुद्दा है डिजी धन योजना और खासतौर पर अगर आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं, ट्विटर के जरिए अगर आप हमसे संवाद साझा करना चाहते हैं तो #इकोनॉमी का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप हमसे मेल के जरिए संवाद बांटना चाहते हैं तो economy@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। ये भी एक डिजिटल तरीका है हमसे संवाद साझा करने का। और आज आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर HP कुमार, फॉर्मर CMD NSIC। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमार जी इस शो पर सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे की। देश में लेस कैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर इनाम देने का ऐलान किया है। जहां सरकार ने लोगों का रुझान डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ाने के लिए लकी ग्राहक योजना की शुरुआत की, वहीं कारोबारियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए डिजी धन व्यापार योजना शुरू की है। हर हफ्ते लकी ड्रॉ में जीतने वाले 7,000 लोगों को अधिकतम 50,000 रुपए के इनाम दिए जाएंगे और 14 अप्रैल को मेगा लकी ड्रॉ में जीतने वालों को 50 लाख, 25 लाख और 5 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश भर में कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 तरह की इनामी योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से एक है लकी ग्राहक योजना और दूसरी डिजी धन व्यापारी योजना। लकी ग्राहक योजना उन लोगों के लिए है जो सामान खरीदते वक्त डिजिटल भुगतान करेंगे। इस योजना में प्रत्येक दिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपए का इनाम देने के साथ ही 100 दिन के बाद मेगा ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का इनाम विजेता को दिया जाएगा। इसी तरह कारोबारियों का आकर्षण भी डिजिटल भुगतान की तरफ बढ़ाने के लिए सरकार ने डिजी धन व्यापारी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन कारोबारियों को इनाम भी दिया जाएगा जो कैशलेस लेन देन करेंगे। इसमें हर हफ्ते कुल 7,000 इनाम दिए जाएंगे, जिनकी अधिकतम राशि 50,000 रुपए होगी। लकी ग्राहक योजना की तरह ही डिजी धन व्यापारी योजना भी 25 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 14 अप्रैल तक चलेगी। 14 अप्रैल 2017 को मेगा ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें विजेता को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। नीति आयोग के मुताबिक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेगा और सरकार इन योजनाओं पर 340 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल विमुद्रीकरण के बाद से ही सरकार की कोशिशें डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की है। सरकार का मानना है कि इससे काले धन पर अंकुश लगेगी और आम लोगों को भी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GD न्यूज। तो नीति आयोग ने भी सरकार के साथ ठान लिया है कदम से कदम मिलाने के लिए जो काले धन पर कड़ा प्रहार किया गया है विमुद्रीकरण के द्वारा। डॉक्टर कुमार, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है और सरकार भी काम कर रही है। ऐसे में छोटे व्यापारियों को जबरदस्त कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने के लिए जिस तरह से ये दोनों योजनाएं चलाई गई हैं, उन्हें कर में भी छूट का ऐलान किया गया, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, छोटे व्यापारियों की समस्या यह है कि अभी कैश की कमी होने की वजह से उनके व्यापार पे काफ़ी असर पड़ा है जी। लगभग 20 से 30% तक की उनके जो टर्नओवर है उसमें कमी आई है। तो अभी उनका ध्यान इस तरफ ज़्यादा है कि हम किस तरह से अपने व्यापार को, अपनी टर्नओवर को पुराने स्तर पर लेके आएँ। डिजी धन योजना की जो स्कीम लागू की गई है, जो इसमें अवार्ड स्कीम लागू की गई है, इससे ज़रूर उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि व्यापारी अपने ट्रांजैक्शंस को कैश से शिफ्ट करके और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं, पर इसमें टाइम लगेगा। इसमें लगभग उनका माइंडसेट चेंज होने में भी 6 महीने से साल भर तक लग सकता है। उन्हें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लोगों को इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी भी नहीं है। इसकी एक समस्या है ट्रांजैक्शन टैक्स की। अगर वो डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू और डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू अगर पेमेंट्स होते हैं तो बैंक उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा रहे हैं वो काफ़ी अधिक हैं, 2 से 2.5% तक हैं। तो
अवार्ड स्कीम से उनको कुछ राहत जरूर मिलेगी, कुछ इंसेंटिवाइज होंगे वो, परंतु जो समस्या उनकी ट्रांजैक्शन टैक्स की है, टर्नओवर कम हुई है, वो अभी भी बनी हुई है। ऐसा लगता है वो बहुत निरुत्साहित नहीं है, डिस्करेज नहीं है, केवल ये टेम्परेरी जो एक फेज है इसको पार करने की जरूरत है। ये 2 से 3 महीने जो भी लगे, अभी तो खैर अभी पूरा 50 दिन का टाइम भी पूरा नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर ये नॉर्मल कोर्स में ठीक हो जाना चाहिए, पर अभी वो समस्या बनी हुई है। Well, Mr. Kumar, the another most important announcement is regarding this presumptive taxation scheme for the small merchants who has got a turnover of up to 2 crores will have to pay less tax, for on the financial transactions that will be carried out digitally. If you can throw some light on that, so that the small merchants will understand what is that from 8% it has come down to 6%. How does it work, and then what are the benefits these small merchants can get? No, that is a very good scheme. In fact, presumptive taxation scheme, when it was introduced, was appreciated very well. Last time it was, yes, the limit was increased to 2 crores, yes, under section 44AD of the Income yes. Tax Act. In fact, 8% of the turnover was considered to be a net profit. Yes. On that tax, whatever tax was due is levied. The government has now reduced, if you, I mean, to the extent that you transact your operations through banking channels, to the extent of that turnover, your profit assessment will be, instead of 8%, it will go down to 6%. And that way you save almost 25% of the tax due. Well, that is a very big concession, and that is a very big incentive, in fact, to shift from cash economy to the banks transactions economy, bank-based economy. Well, small traders, in any case, up to 2 crores, when they were dealing with the people, they were showing 2 crores, up to 2 crores, they were taking advantage of that presumptive taxation and paying tax at the rate of 8% of the net profit. Now, that tax liability, when I worked out, if you leave surcharge and education cess, etc., it was coming to almost 4.8 lakhs. Instead of 4.8 lakhs on 2 crores turnover, now it is substantially getting reduced to 3.6 lakhs. It's a huge benefit of 1.2 lakhs for a small trader. I mean, that much benefit, I think it is appreciated very well. डॉक्टर कुमार, एक बहुत छोटी सी चीज़ अगर आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि हम पहले सबसे ज़्यादा कैश में लेन देन करना हमारी पसंद रही है, और एक ट्रांजिशन फेज़ है, माइंडसेट को भी चेंज करना है। दुकानदारों के पास की बात भी अगर की जाए, या फिर अगर हम खरीदार के तौर पर भी जाते हैं, तो कैश ले जाना एक सुलभ और काफ़ी सुविधाजनक तरीका है। लेकिन अगर कोई दुकानदार कैश में लेन देन करता है और आपको पर्ची पर लिख कर दे रहा है, उसने आपको कोई बिल नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो कर की चोरी भी है। इस योजना से, या फिर कहीं जो सरकार ने कदम उठाया है, तब अगर आप कार्ड से स्वाइप करते हैं और आप पेमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको शो करना पड़ेगा, आपका टैक्स भी कटेगा। क्या ये डर है? उनके लिए भले ही डर हो, लेकिन देश हित के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर आप जो भी, चाहे आप 5 रुपए की कर चोरी करें, चाहे 50 लाख की चोरी होती है, उसको खत्म करने के लिए कदम कितना सहायक है, और आगे आने वाले समय में देश के लिए या देश की आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक तरक्की के लिए काफ़ी अहम है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे, और लंबी अवधि के लिए अगर आप देखें, आगे आने वाले समय में ये माइंडसेट चेंज जो होगा लोगों का, कि कैश बेस्ड सिस्टम से हम शिफ्ट करके डिजिटल पेमेंट की तरफ जाएं, इससे जो भी कैश ब्लैक के रूप में है, या जो भी होर्डेड होता है कैश, जो जिसको लोग अननेसेसरी रखते हैं, उसमें कमी आएगी। परंतु इसमें 2-3 समस्या जो मैं देख रहा हूं और लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तो यह है कि कैश ट्रांजैक्शंस, कैश की वेलोसिटी बहुत फास्ट है, कैश फटाफट मूव करता है। एक्चुअली ट्रांजैक्शंस, जितने समय में कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उतने समय में आप डिजिटल से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि सब कहते हैं कि पैसों को पैर लगे होते हैं, शायद वही वजह है कि पैसा जल्दी मूव करता है। अब अगर क्यू बेस्ड पेमेंट है और उसमें 10 लोग खड़े हुए हैं, कैश से तो वो 10-10 सेकंड में निकल जाएंगे, फटाफट दिया और उसको एक्सचेंज किया और निकल गए। डिजिटल पेमेंट में क्या है, ऑलमोस्ट 1 मिनट लगेगा उनको, तो 10 लोगों का मतलब 10 मिनट लग गए। तो जो एफिशिएंसी और जो स्पीड कैश ट्रांजैक्शंस में है, वो तो डिजिटल में धीरे धीरे आएगी, जब लोग बिल्कुल उसकी ऑपरेट करने के लिए एफिशिएंट हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे। पर ये जरूर है कि हाँ, लंबे समय में माइंडसेट चेंज होने से
ये जो ब्लैक इकोनॉमी का जो एक पैरेलल स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में था, ये मुझे लगता है कि कैश की वजह से तो खत्म हो जाएगा। बाकी अब जो सोर्सेज हैं कैश की होल्डिंग के, अब एसेट्स हैं या जो भी हैं, उनके ऊपर और थोड़ा सरकार अगर उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे तो मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली रूट आउट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सरकार के ध्यान में सारी चीज़ें ज़रूर होंगी वेंकट, खासतौर पे काले धन को खत्म करने की जहाँ तक बात है। जी, Well, absolutely. Dr. Kumar, when we talk about the advantages for the merchants to when they go and adopt this digital transactions, the another most important thing which you are also mentioning that plays a role is the merchant discount rate. In fact, when we go and then buy something from the small merchants, and then the banks will, if it is digital transaction, the banks will cut some amount of transaction rate as well. Now, this is one thing where in fact the Reserve Bank of India has waived off to a certain level to till 2,000 rupees. in case of RuPay. In case of RuPay. Card, yeah, but then in fact the finance ministry has also said that it will make a budgetary provision to to get it down, the MDR. In such a scenario, how do you think, how big will the benefit be for the merchants if the MDR is actually waived off to a level or brought it down even to a higher transactions? Well, it will benefit a lot. In fact, traders. Now, will that encourage the small merchants Yeah, on that level too? Yeah, surely it will encourage the small merchants. In fact, they are not averse to using the banking channels. This is one thing which apparently certain businessmen are apparently averse at this moment at least. Yeah, in fact, one more reason for which these small traders have not been using these banking channels to a larger extent has been the hassles and the procedures involved in this. Okay. Because as I said that besides the transaction charges which they have to pay, I don't think they had much difficulty about it, but the time taken and the reconciliation process, the delays involved, the differential in terms of the efficiency between if you compare the cash transaction and the digital payment, that was little and lack of training, of course, lack of mindset, lack of training. These factors were responsible mostly. Now with awareness, more and more awareness being created, cash being less available, customers are wanting to pay through banking channels and credit cards, debit cards and other mobile payments. So if traders have to do and carry on their business, naturally they have to perforce adopt that system. And over a period of time, I am sure that more and more traders, more and more small businessmen, more and more informal sector traders also will come into the. So you must be getting the feedback. How would small traders, small merchants actually reacting to this transition towards digital payments at this moment? Well, initially they were very upbeat about the whole demonetization having taken place. In fact, to root out the black money, and by and large everybody was appreciative. Because of these delays and availability of difficulty in availability of cash and long queues and all that thing, some criticism is being heard now. People are becoming more and more because they are facing difficulties. They are not able to withdraw their cash. They are not able to utilize their. But the solution is digital transactions at this moment. Well, they are not used to it. Most of them do not have cards. Most of them have not taken the mobile wallet. लेकिन वही हम चाहते हैं, इस मंच से हमारी कोशिश रहती है कि डिजिटल लेन देन और डिजिटल भुगतान को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। हम इस मंच से रोज़ कोशिश करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से इस माध्यम से जानकारी दें कि डिजिटल भुगतान ही आपके लिए एक बेहद सुलभ और सुविधाजनक तरीका है। अगर आप पेमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये एक इंटरैक्टिव शो है और लगातार आपके जीमेल और ट्विटर हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम उन्हें लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है हमारे खास शो में। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation.
S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में और रुक कर लेते हैं सवालों का। और हमारे पास पहला सवाल जीमेल के जरिए राजेश पांडे पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। क्या डिजिधन व्यापार योजना में डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग सभी शामिल है? राजेश पांडे .com@gmail.com। सरकार ने डिजिधन योजना के अंतर्गत कुछ कार्ड्स को सम्मिलित किया है, प्राइवेट सेक्टर के कुछ कार्ड्स को उसमें शामिल नहीं किया है। तो सभी तरह के डेबिट कार्ड और सभी तरह के क्रेडिट कार्ड शामिल उसमें नहीं हैं। इसके लिए योजना के जो डिटेल्स हैं उसको आप देख लीजिए और जो कार्ड्स उसमें स्पेसिफाई किए गए हैं केवल उन्हीं के द्वारा ही ट्रांजैक्शन जो किए जाएंगे वो इस योजना के अंदर शामिल किए जाएंगे। Well, in fact, the RuPay cards will certainly play a role in this. Let's have a look at the other question. We have another Gmail, the second Gmail on our show at this moment by Manish Kumar. Let's have a look at what Manish Kumar has to ask. तो मनीष कुमार क्या जानना चाहते हैं? What is the minimum limit for a small shop owner to participate in this scheme? Manish Kumar Chaudhary. And will there be any discrimination between small businesses and large businesses? This is exclusively for the small business transactions. No, I absolutely there is no discrimination. Absolutely there is no limit, minimum limit. Any small trader, any informal sector, businessman can participate, and he or she will be eligible for this award scheme. चलिए, तो अवार्ड्स जो होते हैं कहीं ना कहीं हमेशा आपको एहसास दिलाते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, सरकार का साथ देना चाहते हैं, तो इस योजना में भागीदारी दे सकते हैं। और अगला सवाल देख लेते हैं। जीमेल पर मोनिका सिंह तोमर का है। देखते हैं कि वो क्या जानना चाहती हैं। ग्रामीण इलाकों में छोटे दुकानदार जिनके पास पीओएस मशीन नहीं है, वो इस योजना से कैसे लाभ ले सकते हैं? मोनिका तोमर 285@gmail.com। काफी ये एक समस्या है। पीओएस मशीनें अभी पूरी तरह से सबके पास उपलब्ध नहीं हो पाई हैं और बैंक्स उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो उपलब्ध करा दें। पर अभी जिनके पास हैं केवल वही उसमें शामिल हो सकते हैं, या इसके अलावा जो मोबाइल पेमेंट का जो तरीका है उसको वो आधार बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है उसको वो अपना के उसमें शामिल हो सकते हैं। पर धीरे धीरे मुझे लगता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पीओएस मशीनें भी उपलब्ध हो जाएंगी सब। हाँ, आजकल मैंने देखा जब तक ये अवार्ड स्कीम चलेगी तब तक पीओएस मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी। मोबाइल के जरिए भी वेंकट काफ़ी लोग जो हैं वो पेमेंट्स करते हैं और स्वाइप मशीन अगर नहीं है तो आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जीमेल देख लेते हैं किसका है, और चंद्रशेखर है शायद, और वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं। डिजिधन व्यापार योजना में क्या किसी मोबाइल वॉलेट से भुगतान कर सकते हैं या इसके लिए किसी और तरीके से भुगतान करना होगा? चंद्रशेखर मेहता। मोबाइल वॉलेट से भी भुगतान कर सकते हैं, परंतु इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें शामिल होंगे, कौन से नहीं हो सकते। जो उसमें नोटिफिकेशन में है वो आधार बेस्ड पेमेंट जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, बाकी कुछ उसमें उसके अलावा अगर होंगे तो वो शामिल नहीं। In fact, Lucky Grahak Yojana, sir, when the private players apparently are not included in the Lucky Grahak Yojana. So the mobile wallets maybe from the government banks like SBI, e-wallet, e-buddy and all could be included in that. But then when Dr. Kumar, when you're talking about this POS machines in the remote areas, now we talk about the tier 3 cities and villages now. From the small merchant's point of view, how do you think this would be working? Because this POS machines now it is expanding, but then still at few places it will be a new thing for the people. And then the POS machines, usage of RuPay cards and everything, will it be so vibrant in the coming days after this whole transformation? Actually, use of POS machine is the most efficient and simplified way of making digital payments, because you get the receipt, you get the
you can see the transaction happening in your place, and the receiver also is basically easy for him to reconcile and get the money. Okay. So it is in fact pretty much interesting that you mentioned that POS machines apparently are effective way to do the smaller transactions. But then apart from this, small merchants, when we're talking about this Digidhan Vyapar Yojana, when Niti Aayog was also coming into the picture, and then doing this whole magnanimous way of moving towards digital transaction, encouraging small merchants, it's in fact a pretty much bigger challenge. So what are the ways? What exactly should be the role-playing entities that have to come into picture to take this digital transactions mode among the small merchants to a much more higher level? Actually, the apprehension which people have in their mind is that at the end of the day, they should not lose their money. And as you know, the cash is the most acceptable and easy way to ensure that their money remains safe in their pockets and their lockers. Now, if you have money in the digital form, there is always an apprehension that whether that money is remains safe or not. The apprehension is that it might lead to difficulty in reconciliation. It might lead to difficulty in cyber crimes. It might lead to some litigations with the banks, which the banks may contest if some transactions happen in your account, which first of all you have to reconcile every month. If there are 50 transactions in a month, you first sit there at the end of the month and reconcile. And if there is a difference of 1 or 2 transactions, the bank is not going to accept as it is. So it will lead to litigation. Absolutely. And litigation will go to again adjudication at some level or the other. As of now, it is only the courts. So these are the apprehensions which need to be addressed, and that can be done only by creating more and more awareness and building system, institutional framework which can really address to these difficulties and the apprehensions very fast. Now the differences in reconciliation, the transactions which have apparently not been understood by the users have to be addressed immediately within a day or two. True. Otherwise, they will lose trust in digital kind of payments, and that will lead to again, back to square one. People will want the cash again to be, used by them, and that is the most efficient way that they will find that after 6 months everything will return back. That doesn't happen.